बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है डिजिटाइजेशन के साथ में। डिजिटल इंडिया। दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने आज निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विधायक अनीता बदेल ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस शासित के 70 वर्षों पर भारी पड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब व जरूरतमंदों को ऊंचा उठाने की बात कही। साथ ही गरीब कल्याण योजना के तहत 80% करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाई। इसके साथ ही आवास व रोजगार के लिए वित्तीय सहायता व ऋण दिया गया। वहीं महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से सुरक्षित वातावरण व सुरक्षा 82% तक स्थान दिया गया। विधायक अनीता बदेल ने बताते हुए कहा कि मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए बदलते भारत व विकसित भारत की कामना की। आज पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोग उपस्थित आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु है जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है उसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष कांग्रेस द्वारा शासित 70 वर्षों पर भी भारी पड़े हैं, क्योंकि इन 9 वर्षों के बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सुविधा के नाते से पूरे देश भर में 4 करोड़ से भी अधिक आवास बनाए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ 1 कमरा आवास के रूप में मिलता था, लेकिन अब 2 कमरे, रसोई, इज्जत घर के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। तो बहुत महत्वपूर्ण माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देकर गरीब का कैसे हित हो सके, गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, उसकी बात की है। गरीब को और कैसे साधन संपन्न बना सकते हैं, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है डिजिटाइजेशन के साथ में। डिजिटल इंडिया के नाते से अब जो भी सुविधाएं जो गरीब को मिलनी थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रही है। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण से, जब कांग्रेस कभी किसी ज़माने में कहा करती थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे जो हैं 85 रुपये कोई दलाल खा जाता है, बीच में कहीं भ्रष्टाचार की भेंट खट चढ़ जाता है। सिर्फ 15 रुपये ही 100 रुपये में से उस लाभार्थी को, उस पात्र व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन अब 100 रुपये यदि सरकार भेजती है तो 100 का 100 रुपये ही अब उस लाभार्थी को मिलता है। ये करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन देने का काम मोदी जी ने किया है। दूसरी तरफ मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से कैसे उसको सुरक्षित वातावरण मिले, कैसे उसको शिक्षा मिले। 3 तलाक के द्वारा जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें थे, मुस्लिम बहनें थी, उनको 82% अब ये 3 तलाक के केस ख़त्म हो गए हैं, उनको सुरक्षित जीवन उनको मिला है। महिलाओं को चाहे सेना में स्थायी कमीशन देने की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल में उसके एडमिशन की बात हो, उन सब मोर्चों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। युवा शक्ति कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके नाते से स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। PIL स्कीम के माध्यम से रोजगार कैसे जनरेट हो, कैसे वो उद्यमी बने और स्वयं रोजगार क्रिएटर बने, लोगों को रोजगार देने वाला बने, इस नाते से युवाओं का ध्यान रखा गया। यदि मैं किसान की बात करूं तो आमूलचूल परिवर्तन
सच्चर कमेटी की जितनी रिपोर्ट्स थी 99% रिपोर्टों को सरकार द्वारा मान लिया गया। ये पहली गवर्नमेंट थी जिसमें वो कमेटी की रिपोर्ट को माना गया। चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात हो, चाहे फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे बिजली के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की बात हो, उनको फसल बीमा योजना के माध्यम से उनकी फसल की सुरक्षा करने की बात हो, या फिर सॉइल हेल्थ के नाम से उनके मिट्टी परीक्षण की बात हो, हर तरह से किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो वैज्ञानिक सपोर्ट हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से हर वर्ष नए उत्तरोत्तर उन्नति करने के माध्यम से किसानों को नई नई टेक्निक और नई नई मशीनरी के माध्यम से खेती को किस तरह से आसान बनाया जा सके और किसान किस खेती के माध्यम से अपना जीवन उन्नत बना सके, उसकी पूरे प्रयास माननीय मोदी जी के शासनकाल में हुए। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो 34 साल बाद में इस देश में नई शिक्षा नीति आई है और पीएम श्री योजना के तहत पूरे देश भर में जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उन राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग और अच्छे शिक्षक कैसे हम ला सकें उसकी बात की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत पूरे देश भर में लागू किया गया है। उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज पूरे देश भर के किसी भी अस्पताल में जाकर के एक गरीब आदमी, एक बीमार आदमी उस उपचार को करा सकता है। ये व्यवस्था यदि करने की काम किसी ने किया है तो ये व्यवस्था करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ यदि भारत में विकास की दृष्टि से हम देखें, एक विकसित भारत कैसे बनना चाहिए, तो जिस भारत में जो 2014 से पहले सिर्फ 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वही भारत में 2014 के बाद में उनकी संख्या लगभग तिगुनी होने जा रही है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। रेल की बात करें तो किसी तरह से रेलों में कैसे उन्नति हो सकती है, हमारी गुड्स और यात्री ट्रेनें अलग अलग करके पूरे देश भर की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय में किया है तो वो माननीय मोदी जी की सरकार में किया है। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन सब नेशनल हाईवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश भर को जोड़ने का काम किया ताकि हमारे देश की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ जाए और भारत की एकता साबित हो सके। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो राम मंदिर बनाने के साथ साथ में धारा 370 हटाते हुए उन्होंने इस पूरे देश की एकजुटता की बात करी। और दूसरी तरफ वहीं जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है, लेकिन वही कांग्रेस कश्मीर में जाकर के यह वादा करके आती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पुनः धारा 370 लगाएंगे। तो एक तरफ से पाखंडी ये कांग्रेस है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और सांस्कृतिक दृष्टि से या हमारी पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने की बात हो, 250 से अधिक ऐसे हमारे पुरातत्व महत्व की मूर्तियां और स्मारक और अलग प्रकार की चीज़ें जो चोरी के द्वारा विदेशों में चली गई थी उनको भारत में वापस लाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया। और साथ साथ में जो हमारे अल्प आय के जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अल्प आय वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण पहली बार यदि इस हिंदुस्तान में मिला है तो ये मोदी जी की सरकार में किया है। राज्यों को ओबीसी का कानून बनाने, ओबीसी का आरक्षण देने का प्रावधान पहली बार मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास और के साथ इस मूल मंत्र के साथ चलते हुए हम भारत को कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसे साख बने। 21 जून आने वाला है, लेकिन ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि भारत जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मान करके चलता है, भारत में मानवता है। और ये जो भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हिंदुस्तान से बाहर जाकर के भी प्रतिष्ठित होने लगा है। तो यही एक पहचान, एक नई पहचान, एक नई दिशा, एक नया सोच माननीय मोदी जी ने दिया है। और माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को हम
जब देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये कार्यकाल यदि जनता के विश्वास के साथ में और आगे बढ़ा तो हम भारत की बदली हुई तस्वीर, एक नया भारत, एक विकसित भारत को देखेंगे। यही आज प्रेस के माध्यम से आपको मेरे को बताना था। और इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, ऐसा प्रेरणादायी नेतृत्व है जो हमेशा हमें भी लोगों के साथ जुड़ने का, ज्ञान करने का की प्रेरणा देता है। और उसी क्रम में मेरे द्वारा आगामी 8 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे अजमेर शहर की जितनी भी प्रतिभाशाली प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, उनके सम्मान का समारोह जवारा रंगमंच में करने जा रही हूँ। तो उनकी ही प्रेरणा से हम ये कार्य करते हैं और जनता को अधिक से अधिक वो कैसे हमारा जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन और अधिक कैसे प्रतिभाशाली बने, उनकी स्किल को, उनकी योग्यता को कैसे समाज के सामने ला करके देश के हित में उसका काम किया जा सके, इसकी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो इसका किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या कैसे संपर्क करेंगे वो आपके पास तक? हमने स्कूलों से कांटेक्ट किया है और स्कूलों से कांटेक्ट करके जितनी अजमेर शहर में 123 विद्यालय हैं, उन 123 विद्यालयों पर हमने 21 मई को एक मेल के द्वारा उनको संदेश भेजा था कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे जो 90% से अधिक लाए हैं, उनको एक फॉर्म में आप हमको उनकी सूचना भिजवाइए। वो जितने विद्यालय 123 विद्यालयों में से 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनके विद्यालयों में बच्चों को 90% से अधिक अंक मिले हैं। तो ऐसी 40 विद्यालयों की सूची हमको प्राप्त हो गई है। उन विद्यार्थियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, मेरे कार्यालय द्वारा संपर्क किया गया है। उनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आमंत्रित किया है और उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमने बनाया है।